हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो ये तो आपको देख के पता ही चल रहा है, पहले से लिखा है कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे किसकी, फिनोल्स की। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट नंबर 8 है। अब तक हमने 7 पार्ट डिस्कस कर लिए एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर को लेके, बेसिकली जिसमें हमने ज्यादातर एल्कोहल्स के बारे में ही देखा। बस शुरू वाला पार्ट ऐसा था कि उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, एल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनोल्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं। उसके बाद जितने भी पार्ट आए हैं उसमें हमने डिस्कस किया है एल्कोहल्स को। पार्ट नंबर जो 7 था, पार्ट नंबर 7 के अंदर बस हमने फिनोल्स के बारे में बात स्टार्ट की थी। अदरवाइज पार्ट 2 से लेके पार्ट 6 तक सारा का सारा क्या है, एल्कोहल्स के बारे में ही है। अगर आपको एल्कोहल्स को जानना है तो पार्ट 2 से पार्ट 6 को आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ पार्ट नंबर 7 में, तो मैंने फिनोल्स को स्टार्ट कराया है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी फिनोल्स की, उसके बारे में हमने हाइब्रिडाइजेशन को भी देखा था, वहां पे बॉन्डिंग भी देखी थी, वहां पे बॉन्ड एंगल देखा, वहां पे हमने बॉन्ड लेंथ भी देखी, और वो सारा मैंने आपको कंपेयर कराया था किससे, अल्कोहल से। आज बेसिकली जो हमें डिस्कस करना है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है फिनोल की, और उसके बाद हम कुछ केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे किसकी, फिनोल की। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं फिनोल की, तो क्योंकि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली है किसकी, अल्कोहल की, तो जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे किसकी, ऐसे ही फिनोल की। इसको पढ़ने के बाद फिर हम कंपेयर करेंगे कि अल्कोहल में और फिनोल के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल को पढ़ने से पहले बताया था कि हम 3 बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे भी हम 3 बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से नंबर 1 है हमारा फिजिकल स्टेट। क्या है, फिजिकल स्टेट, ठीक है। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, नंबर 2 है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल्स में बॉइलिंग पॉइंट। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। और नंबर 3 जो हमारा है, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सोल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो इन 3 चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि हम आराम से पढ़ पाए क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करती हूँ, तो जो फिनोल्स होते हैं, फिनोल्स क्या होते हैं, वो हमारे पास कलरलेस लिक्विड्स या फिर क्या होते हैं, कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। तो फिनोल्स क्या होते हैं, दे आर कलरलेस लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो ये हमारे पास कलरलेस लिक्विड्स होते हैं एंड सॉलिड्स होते हैं। अब बात ये है कि जो फिनोल्स होते हैं वो क्या वो हमेशा ही कलरलेस रहते हैं, तो हमेशा कलरलेस नहीं रहते। अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अगर वो अपना ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, तो वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, कलर्ड के अंदर। किसके अंदर हो जाते हैं, एक कलर कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाते हैं, और अपने अंदर क्या ले लेते हैं, एक कलर, और वो कलर क्या होता है, रेड ब्राउनिश कलर। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो फिनोल्स होते हैं, होते तो वो कलरलेस लिक्विड्स या सॉलिड्स है, बट जैसे ही उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या एटमॉस्फेयर में, तो वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, रेड ब्राउनिश कलर के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने क्या देखी है, फिजिकल स्टेट किसकी, फिनोल्स की। वहीं पे अब अगर मैं आपको कंपेयर कराऊं एल्कोहल्स की, तो एल्कोहल्स की हमने क्या पढ़ी थी कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते थे हमारे, वो भी कलरलेस होते थे, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है। बट हमने एक चीज देखी थी कि जो हमारे पास लोअर एल्कोहल्स थे वो हमारे टॉक्सिक थे, पॉइजनस थे हमारे लिए, है ना। उनका जो टेस्ट था वो कैसा था, बर्निंग टेस्ट था। कैसा था, बर्निंग टेस्ट था। बाकी जब हमने हायर एल्कोहल्स को देखा था, तो वो हमारे पास क्या थे, वैक्स की तरह थी, वैक्स की तरह सॉलिड जैसे थे, है ना, वैक्स लाइक वो सॉलिड्स थे, वो कलरलेस भी थे और ओडरलेस भी थे। तो ये हमने देखा किसके बारे में, फिनोल्स के और एल्कोहल्स के। तो क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके कलर चेंज हो रहा है, एल्कोहल्स के बारे में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि ऑक्सीडेशन से कलर चेंज हो जाएगा किसका, एल्कोहल्स का। तो ये किसके अंदर हो रहा है, फिनोल्स के अंदर हो रहा है। बाकी अगर हम बात करते हैं, वहां पे बर्निंग टेस्ट था हमारा, ठीक है, बर्निंग लाइक टेस्ट था, बट यहाँ पे ऐसा कोई टेस्ट नहीं दिख रहा किसके अंदर, फिनोल्स के अंदर। फिर तीसरी बात अगर मैं कंपेयर करूं, तो वहां पे जो सॉलिड्स थे वो वैक्स लाइक थे, बट यहाँ पे जो सॉलिड्स होते हैं वो वैक्स जैसे नहीं होते, ठीक है। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो अब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ, तो जैसे हमने एल्कोहल्स में पढ़ा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, वो ज्यादा होता था किससे, हाइड्रोकार्बन या फिर हेलो एल्केन से, अगर हम मोलिकुलर मास को सेम रखते थे। मीन्स मैं सेम मोलिकुलर मास वाला हेलो एल्केन ले लूं, सेम मोलिकुलर मास वाला मैं हाइड्रोकार्बन ले लूं, सेम मोलिकुलर मास वाला मैं अल्कोहल ले लूं, तो हमने देखा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था वो किसके अंदर आया था, एल्कोहल्स के अंदर आया था। यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ फिनोल की, अगर हम फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं किसके साथ में, हाइड्रोकार्बन के साथ में और फिर हेलो एरीन के साथ में, तो एक तो मैं लेती हूँ हाइड्रोकार्बन, एक हेलो एरीन और एक फिनोल। अब अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करती हूँ, तो यहाँ पे भी जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा वो ज्यादा निकल के आएगा किसका, फिनोल का। अब क्या रीजन है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने एक चीज देखी थी कि अल्कोहल्स के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट हाई था वो किसकी वजह से था,
ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके कारण था वो? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं फिनोल्स के अंदर, किसके अंदर? फिनोल्स के। तो अगर मैं बात करती हूँ बॉइलिंग पॉइंट इन फिनोल, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं किसके अंदर? फिनोल के अंदर। तो फिनोल क्या होता है हमारा? ये है बेंजीन की रिंग, इसके ऊपर हमने लगा दिया है OH ग्रुप। ये क्या है? फिनोल है। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि जो फिनोल है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में कोई हेलो एरीन ले रही हूँ या फिर मैं हाइड्रोकार्बन ले रही हूँ, ठीक है, मैं हेलो एरीन ले रही हूँ या मैं क्या ले रही हूँ? हाइड्रोकार्बन। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इस पर्टिकुलर हेलो एरीन या फिर हाइड्रोकार्बन से। एक चीज मेरे को यहाँ पे सेम रखनी पड़ेगी, वो सेम क्या रख लेते हैं? मोलिकुलर मास। अगर आप तीनों का मोलिकुलर मास रखोगे तभी तो आप बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर पाओगे तीनों में। बट अगर ऐसा है कि पहले से ही हमने फिनोल लिया और इसके रेस्पेक्ट में हेलो एरीन और हाइड्रोकार्बन का क्या है? मोलिकुलर मास कम है ना। अगर इनका मोलिकुलर मास कम है तो इनके अंदर जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगी। अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसके अंदर मैंने बोला कि सपोज करो इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है ना। अगर इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है दैट मीन्स इसके अंदर जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा होगी, और अगर वो ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट तो होएगा ही ज्यादा। ये सब हमने पढ़ लिया अब तक कि जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। जितना ज्यादा मोलिकुलर मास बढ़ेगा उतनी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इसका मोलिकुलर मास है, इन दोनों का मोलिकुलर मास कम है, इनका मोलिकुलर मास ज्यादा है, किसका? फिनोल का। तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी तो इसी का ज्यादा होएगा। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक का मोलिकुलर मास कुछ ले लिया और दूसरे का कुछ ले लिया फिर हम कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। होने वाला ये है कि आपको मोलिकुलर मास को सेम रखना पड़ेगा। मीन्स जो फिनोल लेंगे, जो हेलो एरीन लेंगे और जो हाइड्रोकार्बन लेंगे, उनका मोलिकुलर मास क्या रखना है? हमें यहाँ पे फिक्स रखना है, ताकि हम मोलिकुलर मास को फिक्स रख के फिर हम कंपेयर कर सके किसके बारे में? इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर आप मोलिकुलर मास एक का ज्यादा एक का कम रखोगे तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, और क्योंकि उसके अंदर डिफरेंस आएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट में तो डिफरेंस आता ही है। ठीक है, तो मोलिकुलर मास हमने यहाँ पे क्या रखा है? कांस्टेंट। मतलब इन तीनों का मोलिकुलर मास क्या है? बराबर। अब हम कंपेयर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हमने बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर किया तो हमने एक चीज नोटिस की कि अब इसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया फिनोल के अंदर वो क्या आया? सबसे हाई। क्या आया? सबसे हाई। तो क्या कारण है फिनोल के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है? वो कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कारण है वो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ, और यही चाहिए हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो हमारी वो चीज बॉइल होएगी ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होएगा? वहां पे हाई होएगा। अब अगर मैं हेलो एरीन से फिर हाइड्रोकार्बन के अंदर देखूं तो हेलो एरीन्स क्या होंगे? अगर सपोज करो मैं बेंजीन के ऊपर लगा देती हूँ, आप Cl ले लो, है ना, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो कहीं पे बॉन्ड नहीं है ना, किसका? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का, या हाइड्रोजन फ्लोरीन का, या फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन का। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो ऑक्सीजन अटैच हो हाइड्रोजन से, या नाइट्रोजन हो, या फिर फ्लोरीन हो। अगर ये कंडीशन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ना नाइट्रोजन, ना फ्लोरीन, ना हाइड्रोजन के साथ इनकी बॉन्डिंग, तो मतलब इसके अंदर कोई भी क्या नहीं होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो सीधी सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। किसका? फिनोल का। एक बात तो ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करते हैं, लेकिन साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करते हैं हम वो भी देख लेते हैं। जैसे फिनोल्स के केस में देखा था कि फिनोल्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ ना वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते थे, जिसके कारण वो डिस्क्रीट फॉर्म में ना रह के एक एसोसिएटेड फॉर्म में रहते थे, और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था? हाई। तो अगर मैं देखूं ये है मेरे पास क्या? एक फिनोल। क्या है? फिनोल। ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल लिख देती हूँ ऐसे, ये है ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन, तो इनके बीच में क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक अगर हम दूसरा यहाँ पे फिनोल लिख दे ऐसे, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन,
हम क्या देखेंगे कि ऐसे ना एक चेन बनती जा रही है जिसमें एक फिनोल क्या कर रहा है दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। मींस इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ, सो ऑन ये चेन चलती जाएगी। अगर ये आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इंटरमोलिकुलर होता है किसी बाहर वाले के साथ करना, अपने खुद के मॉलिक्यूल के अंदर, खुद की ज्योमेट्री के अंदर ना करना। तो इसने खुद अपने अंदर नहीं किया, बाहर किया है दूसरे वाले के साथ, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये एक फिनोल ना रह के नंबर ऑफ फिनोल्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि दे एग्जिस्ट, इसीलिए हम कहते हैं कि दे एग्जिस्ट इन दी एसोसिएटेड फॉर्म। तो किस फॉर्म में रहते हैं ये, एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर रहते हैं। मींस डिस्क्रीट अकेले नहीं रहते, एसोसिएटेड फॉर्म में लार्ज नंबर ऑफ फिनोल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब देखो, अब अगर आपको इसको बॉईल करना है तो आपको तो ज्यादा देना पड़ेगा ना टेम्परेचर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो फिनोल्स होते हैं, फिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, किससे, अपने रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन से या फिर हेलो एरिन से, जिनका मोलिकुलर मास क्या होता है, बराबर बराबर होता है। ठीक है, अब अगर यही चीज मैं अल्कोहल के अंदर कंपेयर करती थी, तो अल्कोहल में भी हमारे पास क्या था, सेम ही केस था। अल्कोहल में भी क्योंकि ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था, इनके बीच में क्या हो रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ ऐसे ही क्या कर रहा था, एसोसिएट हो रहा था, साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था। तो वहां पे भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, इनका ज्यादा होता था, किससे, हेलोएल्केन से या फिर हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, हमने अल्कोहल का पढ़ा, फिनोल का पढ़ा, लेकिन अगर आप बोलो कि अल्कोहल और फिनोल में से, दोनों में से किसका ज्यादा होएगा, है ना, दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होएगा। अगर मैं एक तरफ अल्कोहल लिख देती हूँ और एक तरफ क्या लिख देती हूँ, मैं फिनोल लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल है, और ये मेरे पास क्या है, फिनोल है। तो अब अगर मैं बोलूं कि एक तरफ है अल्कोहल, है ना, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, फिनोल, तो अल्कोहल में से, फिनोल में से अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए ज्यादा, ये तो हमारे पास है अल्कोहल। सोचो एक मिनट कि किसका ज्यादा होना चाहिए, और ये क्या है, हमारे पास फिनोल है। तो ये हमारे पास अल्कोहल था, ये हमारे पास फिनोल था। अभी तक हमने कंपेयर किया इनका औरों के साथ, बट अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं अल्कोहल का विद फिनोल के साथ, ठीक है, तो क्या डिफरेंस आएगा, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए या फिर फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, हमने यहाँ पे ना एक चीज देखी थी, वो एक चीज क्या देखी थी, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, या मैं बोलूं कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। और अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट के, तो ये फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मोलिकुलर मास की, किसके, मोलिकुलर मास के। और मोलिकुलर मास ज्यादा कब होएगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ेंगे, है ना। तो अब अगर मैं देखूं, मेरे पास ये अल्कोहल है और ये फिनोल है, इनमें OH OH ग्रुप तो क्या है, सेम है, क्या है, OH OH ग्रुप सेम है, लेकिन ये जो R वाला पार्ट है ये क्या है, डिफर है। R वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, डिफर है, क्योंकि यहाँ पे R है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे R क्या है, हमारे पास एक C6H5 है, क्या है, एक C6H5 है। ठीक है, तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे हमारे पास है CH3, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, C6H5 है। तो अब अगर मैं देखूं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है, दैट मीन्स इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है। अगर इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है तो इसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो सीधी सी बात है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल और फिनोल में कंपैरिजन करती हूँ, तो फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है ज्यादा, किससे, अल्कोहल से। कारण क्या है, कारण है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना ड्यू टू द इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास। ठीक है, तो क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, किससे ज्यादा, अल्कोहल से ज्यादा। तो ये हमने कंपैरिजन देखा किसके बीच में, अल्कोहल के और फिनोल के बीच में। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सोल्युबिलिटी की। किसकी बात करते हैं हम, सोल्युबिलिटी की। ठीक है, सोल्युबिलिटी में भी हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं किसकी, सोल्युबिलिटी की। ठीक है, तो अब मैं बोलूं कि अगर हमको याद है
कि एल्कोहल के केस में हमने देखा था कि एल्कोहल जो होते थे वो सोल्यूबल हो जाते थे किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि वाटर भी पोलर था और एल्कोहल भी पोलर था। दूसरा, वाटर ये चाहता है, वाटर ये बोलता है कि मैं अपने अंदर सोल्यूबल किसी को तब कराऊंगा जब वो कैपेबल होगा मेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। और एल्कोहल कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो आप बोलोगे कि फिनोल भी तो कर लेगा, फिनोल को क्या दिक्कत है, कर तो लेगा फिनोल। ये है O, ये है H, और अगर मैं लिखूं वाटर मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक है, तो कर तो रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिक्कत तो कुछ नहीं है। वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ में, फिनोल के, या मैं बोलूं फिनोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है वाटर के साथ में। तो दैट मीन्स कि फिनोल क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। इट शुड बी सोल्यूबल इन वाटर, इसको सोल्यूबल हो जाना चाहिए था वाटर के अंदर। बट जितना हम सोचते हैं या जितने एल्कोहल सोल्यूबल होते हैं उतने ये फिनोल सोल्यूबल नहीं होते किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब क्या कारण है यहाँ पे फिनोल का वाटर एल्कोहल की तरह सोल्यूबल ना होना किसके अंदर, वाटर के अंदर? तो कारण है ये लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट। क्या है? लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ये हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, मतलब उतना क्या बढ़ेगा, नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर उतना ही नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसको पोलर के अंदर सोल्यूबल होने में होगी दिक्कत। ठीक है, उसको होगी परेशानी, वो सोल्यूबल क्या होएगा, कम होएगा। तो जितना ज्यादा आप ये वाला पार्ट बढ़ाओगे, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ाओगे, उतनी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वहीं पे अल्कोहल के अंदर हमने CH3OH को कराया था इसके अंदर सोल्यूबल, तो हमारे पास एक CH3 था बस। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट बढ़ रहा है। अगर हाइड्रोकार्बन का पार्ट बढ़ रहा है तो मतलब कि नॉन पोलर कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसको अब वाटर के अंदर उसी रेट पे, जिस रेट पे अल्कोहल सोल्यूबल हुआ था, उस रेट पे इसको डिफिकल्टी होगी सोल्यूबल होने के लिए। और सीधी सी बात बोले तो फिनोल क्या हो जाएगा, लेस सोल्यूबल हो जाएगा एज कंपेयर टू किसके, अल्कोहल्स के। तो अगर हम सोल्यूबिलिटी का कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन, तो फिनोल्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। किसके अंदर, एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। और कारण क्या है, ड्यू टू द लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ रहा है। अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ रहा है मींस नॉन पोलर कैरेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर एक तो बात हमने ये देखी कि फिनोल्स क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर एज कंपेयर टू किसके, अल्कोहल्स के। ठीक है, तो कारण क्या देखा है हमने, क्योंकि लार्ज पार्ट बढ़ रहा है हमारा, ये वाला कौन सा लार्ज पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ना। और अगर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी घट रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, तो क्या जो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं क्या उनके अंदर ये हो जाएगा सोल्यूबल? तो उनके अंदर ये सोल्यूबल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ये सोल्यूबल हो जाएगा। तो उनके अंदर भी सोल्यूबल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लार्ज पार्ट है वो कौन सा है, नॉन पोलर वाला ही है। ठीक है, तो इसलिए सोल्यूबल हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी। तो जब हमने बॉइलिंग पॉइंट में देखी कंपैरिजन, तो बॉइलिंग पॉइंट तो किसका निकल के ज्यादा आया, बॉइलिंग पॉइंट आया फिनोल का ज्यादा, किससे, अल्कोहल से। बट अगर हमने बात की सोल्यूबिलिटी की, तो सोल्यूबिलिटी में कौन जीता, अल्कोहल, और कौन हारा, फिनोल। मींस फिनोल की सोल्यूबिलिटी कम हुई वाटर में और अल्कोहल की क्या हुई है, ज्यादा। तो ये हमने क्या देखी है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, फिनोल की, और साथ साथ में हमने कंपेयर भी कर लिया अल्कोहल्स को और फिनोल्स को। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम कंपेयर करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे कंपेयर में। अब इनमें तो कोई कंपेयर नहीं बचता, अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। आगे हम कंपैरिजन करेंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर ही एसिडिटी को, है ना, कि अल्कोहल्स और फिनोल्स में से ज्यादा एसिडिक कौन है। तो वहां पे हम एसिडिटी को भी कर लेंगे कंपेयर, बट अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तो अगर मैं बात करती हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल की, तो हमने केमिकल रिएक्शन अल्कोहल में भी देखी थी। जैसे हमने अल्कोहल में देखी थी ऐसे ही हम फिनोल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल फिनोल में डिफरेंस क्या था, बस R ग्रुप का। ये मैंने बताया था ना कि OH तो दोनों में सेम है, डिफरेंस है अल्काइल और अराइल ग्रुप का। तो यहाँ पे भी एक तो तब हम पढ़ेंगे जब OH का बॉन्ड ब्रेक होएगा, एक हम तब पढ़ेंगे केस जब ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होएगा, और तीसरा केस हम तब पढ़ेंगे पूरा का पूरा हमारा फिनोल ही क्या होएगा, इन्वॉल्व होएगा रिएक्शन के अंदर। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल्स में भी जैसे हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में 3 तरीके से उसको डिस्कस किया था, 3 पार्ट्स में, ऐसे ही हमने इसको भी किसमें किया है, 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है। तो अभी हम पहले इस चीज को डिस्कस करेंगे कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो अगर यहाँ से H+ निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा,
तो हमें याद है थ्योरी किसकी, ब्रोंस्टेड की, कि एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन को लूज करते हैं, या अरेनियस की कि एसिड्स वो होते हैं जो H+ को लूज करते हैं। तो ये तो हमें पता चला कि यहाँ से फिनोल क्या होने वाला है, एसिड। अगर ये एसिड होने वाला है तो पहले हम देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। क्या देखने लगेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल, किसके साथ रिएक्शन फिनोल की, मेटल के साथ। और तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, या मैं बोलूं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो यही हमने रिएक्शंस देखी थी किसके अंदर भी, एल्कोहल्स के अंदर भी, यही हम सब देखेंगे फिनोल्स के अंदर। यहाँ पे क्या आएगा, आगे चल के कुछ डिफरेंस आएगा, वो जब हम करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो अभी बेसिकली हमें एसिडिक नेचर देखना है, हमें रिएक्शन विद मेटल देखनी है, और हमें क्या देखना है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसिडिक नेचर से। किससे स्टार्ट करते हैं, एसिडिक नेचर से। तो क्योंकि यहाँ से H+ बाहर निकल रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह। कौन, फिनोल। तो अगर हम बात करते हैं फिनोल्स के एसिडिक बिहेवियर की, ठीक है, ये है हमारे पास फिनोल, और फिनोल का हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिडिक बिहेवियर, या मैं बोलूं एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में बोलूं, या मैं क्या बोल देती हूँ, एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे फिनोल्स के एसिडिक बिहेवियर को देखते हैं, तो क्योंकि फिनोल में हमारे पास क्या है, इधर है ऑक्सीजन और इधर है हाइड्रोजन, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, H+ बाहर निकलेगा, और ये क्या बन जाएगा, H+ बाहर निकाल के फिनोक्साइड आयन। क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन, ठीक है। ये है फिनोल, और वो क्या है हमारा, फिनोक्साइड आयन। तो हमने कैसे पता किया कि फिनोल एक एसिड है, तो पता हमने ऐसे किया कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से क्योंकि H+ रिलीज होएगा, और हमने अभी बात की थी कि दो थ्योरी है जो इस बात को बोलती भी है कि जो H+ को निकालता है, ये प्रोटॉन को निकालता है, वो क्या होता है, एसिड होता है। दैट मीन्स फिनोल हमारे यहाँ पे क्या है, एसिड है, ठीक है। चलो ये बात तो ठीक है कि फिनोल एसिड है, लेकिन हमें कैसे पता कि फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है या वो अल्कोहल से कम एसिडिक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अच्छा, एक चीज कंपेयर करने से पहले मैं ये भी बता दूं आपको कि यहाँ पे इस रिंग के अंदर हमारे पास ये सारे के सारे कौन बैठे हुए हैं, कार्बन। कौन है, कार्बन। और क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, sp2। अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दैट मीन्स कि ये क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने से रहा। अगर ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन से लेगा। अगर ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेगा तो ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ जाएगी। अगर कमी पड़ जाएगी तो अब जो ये सोच रहा था ना, अल्कोहल के केस में, जो अल्कोहल के केस में हमने देखा था कि कार्बन दे रहा था ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, अब वो कार्बन नहीं दे रहा फिनोल के केस में, वो कार्बन ऑक्सीजन के लेने की कोशिश कर रहा है, किससे, ऑक्सीजन से। क्योंकि ये यहाँ पे कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं था, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देने का बल्कि उससे लेने की ही सोचेगा। तो अब ऑक्सीजन के पास कोई चांस नहीं बचेगा, वो इलेक्ट्रॉन से लेगा, किससे, हाइड्रोजन से। और जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज का क्या होगा, कैरेक्टर डेवलप होगा। और जैसे ही पार्शियल चार्जेस यहाँ पे डेवलप होंगे, बॉन्ड वीक पड़ेगा, बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। तो हमने समझा कि H+ निकलता क्यों है ना। ऐसे थोड़ी जबरदस्ती हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दिया और हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया। हाइड्रोजन निकला क्यों, वो हमने पढ़ा क्योंकि यहाँ पे कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, इसके अंदर परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जिसकी वजह से अब ये कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने से रहा। जैसे देता था किसके केस में, अल्कोहल के, उसके बजाय ये इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा ऑक्सीजन से, जिसके कारण ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या पड़ जाएगी, कम। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम पड़ जाएगी तो ऑक्सीजन के पास कोई चारा नहीं है, चारा है सिर्फ बस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, पार्शियल चार्ज यहाँ पे डेवलप होंगे, पार्शियल चार्ज को मैं बोलिए पार्शियल कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप होंगे, जिसके कारण हमारा जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन बाहर निकलते ही ये क्या बन जाएगा, एसिडिक। दैट मीन्स कि फिनोल यहाँ पे क्या है, एसिडिक है, ठीक है। ये हमने समझा। अब अगर मैं बात करती हूँ कि चलो ठीक है फिनोल तो है एसिडिक,
बट कितना एसिडिक है वो, अल्कोहल से ज्यादा है या अल्कोहल से कम है ना। तो अगर मैं एक बार इसको अल्कोहल से कंपेयर कर लूं तो फिर वाटर से तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वाटर जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है किससे, अल्कोहल से, मतलब अल्कोहल उतना कम एसिडिक है। हमने क्या पढ़ा था कि वाटर जो है वो ज्यादा एसिडिक है किससे, अल्कोहल से, ठीक है। तो अगर एक बार मैंने अल्कोहल का पता कर लिया तो फिर आराम से कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो अभी देखते हैं, ये था हमारे पास फिनोल और ये हमारे पास था अल्कोहल हमारा। तो अब अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करती हूँ एसिडिक बिहेवियर को या एसिडिक नेचर को, तो ज्यादा एसिडिक कौन है, तो ज्यादा एसिडिक है यहाँ पे फिनोल। एसिडिक कौन है, ज्यादा फिनोल है। अब एसिडिक ज्यादा होने का कारण क्या है, एसिडिक ज्यादा होने का कारण ये है कि जब यहां से H+ निकल जाता है अल्कोहल में से, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां से H+ निकलेगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो फिनोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जब फिनोल फिनोक्साइड आयन बन जाता है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज करता है। क्या करता है, डीलोकलाइज पूरे रिंग के अंदर। और अगर ये डीलोकलाइज करता है मीन से यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल के अंदर जो O नेगेटिव है ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पास कोई डीलोकलाइजेशन की जगह ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। तो जब ये डीलोकलाइज ही नहीं कर पाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, H+ को देने के बाद कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसकी स्टेबिलिटी फिनोक्साइड आयन की, या मैं बोलूं फिनोल की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन देने के बाद जो वो फिनोक्साइड आयन बन जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी H+ देने के बाद, दैट मीन्स वो क्या रहा होगा, अच्छा एसिड। क्योंकि अगर वो अच्छा एसिड रहा है तभी H+ देने के बाद वो क्या है, अभी भी स्टेबल है ना। और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि H+ देने के बाद इसका जो नेगेटिव चार्ज है ना उसको जगह नहीं मिल रही है डीलोकलाइजेशन के लिए, जबकि इसको मिल रहा है यहाँ पे पूरी की पूरी रिंग। अब अगर हम समझे कि फिनोल में से और फिनोक्साइड आयन में से, मैंने तो बोल दिया कि फिनोक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है फिनोल से, या मैं बोलूं फिनोक्साइड आयन के अंदर ज्यादा डीलोकलाइजेशन था फिनोल से। बट आप कैसे मानोगे, क्यों है डीलोकलाइजेशन ज्यादा, है ना। तो अगर हम उस चीज को समझे, तो अगर मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाऊं कि जो मैंने बोला फिनोक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है फिनोल से, वो क्यों है, अगर आप उस चीज को समझते हो। देखो ये था हमारे पास फिनोल, ये था। तो अब अगर मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं फिनोल की और फिनोक्साइड आयन की, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम क्या कर लेंगे, वहां से स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, सामने पूरी रिंग है डीलोकलाइजेशन के लिए। तो ऑक्सीजन क्या दिखाएगा यहाँ पे, +R इफेक्ट। ऑक्सीजन क्या दिखाएगा, +R इफेक्ट। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर देगा, जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर देगा तो होएगा क्या, देखो होएगा ये कि इस पोजीशन पे बनेगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, साथ में हाइड्रोजन तो है ही, और यहाँ पे भी क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक कार्बन 2 डबल बॉन्ड को नहीं रख सकता, क्योंकि वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो इस कार्बन को अगर मैं देखूं, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होएगा, उससे पहले ये अपने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले कार्बन पे क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। अगर ये इस पे शिफ्ट कर देता है तो इस कार्बन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बाकी एज इट इज। अब नेगेटिव चार्ज है तो ये भी आराम से नहीं बैठेगा, क्योंकि चार्ज है, लोन पेयर है, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, उनका नेचर होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, फर्दर ऐसे मूव करेगा। अगर ये इधर आएगा तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो उस डबल बॉन्ड के बनने से पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, फर्दर यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा ये कि यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया ना डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इधर, डबल इधर, डबल इधर, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर दिए तो नेगेटिव इधर। तो एक स्ट्रक्चर बन गई हमारे पास ये रेजोनेटिंग। अब नेगेटिव फर्दर मूव करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से इधर देगा, तो जिसके कारण हो जाएगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, इधर है डबल बॉन्ड, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पॉजिटिव और हाइड्रोजन, फिर से फर्दर मूव करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा तो आपके पास फिर से क्या आ जाएगा बनके, फिनोल। कौन आ जाएगा, फिनोल। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाई है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, किसकी, फिनोल की। तो अगर आप देखते हो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो स्ट्रक्चर 2 में, 3 में और 4 में,
हमारे पास नेगेटिव भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, मीन्स हमारे पास चार्ज की सेपरेशन है 2, 3 और 4 में क्या है, चार्ज की सेपरेशन। लेकिन अब अगर मैं आपको फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना के दिखाती हूँ, उसके लिए पहले आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि फिर हम कंपेयर कर सके आसानी से। तो यहाँ पे हमने देखा 2, 3 और 4 के अंदर, तो लिख देते हैं स्ट्रक्चर 2, 3 और 4, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3, 4 में चार्ज की क्या है, सेपरेशन है, चार्ज की क्या है, सेपरेशन है। तो अब अगर मैं फिनोक्साइड आयन के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना के दिखाऊं, तो वहां पे हम देखेंगे क्या हमें वहां पे भी कोई चार्ज की सेपरेशन मिलेगी। तो फिनोक्साइड आयन में हमें चार्ज का सेपरेशन नहीं मिलता, सिर्फ हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है, कोई साथ में सेपरेशन नहीं मिलता। तो अब अगर हम बात करते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव, ये बन गया हमारा फिनोक्साइड आयन। कौन बन गया ये, फिनोक्साइड आयन, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो ये फर्दर ऐसे मूव करेगा। ये तो अब तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, नेगेटिव इधर मूव किया, डबल बॉन्ड। अब क्योंकि फिर से 2 डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं थे, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे आगे नेगेटिव, ये ऐसे, ये ऐसे, ये फर्दर ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, इनको आगे चलाते जाओ बस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये फर्दर ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये फर्दर ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे O नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखो स्ट्रक्चर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये है जी आपका 5, ठीक है। अब देखो 2, 3 और 4 में, 2, 3, 4 स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं क्या कोई चार्ज की सेपरेशन है, चार्ज की सेपरेशन नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि जो फिनोक्साइड आयन है, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं है, जो कि फिनोल के केस में है, दैट मीन्स कि फिनोक्साइड आयन क्या है हमारा, ज्यादा स्टेबल है। और फिनोक्साइड आयन अगर ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा स्टेबल कब बना, जब फिनोल ने H+ दिया, और अगर फिनोल ने H+ दिया और उसके बाद वो स्टेबल बना, दैट मीन्स फिनोल क्या है, अच्छा एसिड है। किससे अच्छा एसिड है वो, एल्कोहल से। अगर फिनोल एल्कोहल से अच्छा एसिड है, हमने क्या देखा था, वाटर होता है अच्छा एसिड, किससे, एल्कोहल से, है ना। और फिनोल है एल्कोहल से, तो फिनोल मतलब क्या है, सबसे अच्छा एसिड है, फिर है वाटर, और फिर हमारा क्या है, सबसे कम एल्कोहल, ठीक है। तो अगर हम एसिडिक नेचर को कंपेयर करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा फिनोल होएगा, फिर वाटर होएगा, और सबसे कम क्या हो जाएगा हमारा, एल्कोहल हो जाएगा, अगर हम एसिडिटी को क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज तो ये। अब दूसरी ये कि अगर आपको फिनोल के अंदर और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना है, क्या करना है, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना है, तो आप कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे फिनोल के ऊपर ताकि एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ जाए। तो तब हम कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे फिनोल के ऊपर कि एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ जाए। मतलब देखो ये है आपके पास फिनोल, ठीक है। अब मैं इस फिनोल पे, इस बेंजीन की रिंग में कौन सा ऐसा ग्रुप लगाऊं जो क्या करे, फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा दे। तो उसको समझने के लिए पहले हमें पूरे प्रोसेस को फिर से एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अभी हमने देखा था कि क्योंकि यहाँ पे कार्बन हमारा sp2 था, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी कार्बन की, तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा था, जिसके कारण ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी। इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए थे, चार्ज की सेपरेशन हुई थी, कैरेक्टर डेवलप हुआ था, H+ निकला था, और ये क्या बना था, फिनोक्साइड आयन बना था। तो जितनी ज्यादा मीन्स ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम मिलेगी नीचे से बेंजीन रिंग से, जितनी ज्यादा इस ऑक्सीजन को कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, या मैं बोलूं जितनी ज्यादा ये रिंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन से अपनी तरफ लेगा, उतनी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी बनेगी, उतनी ही ऑक्सीजन के अगर पास इलेक्ट्रॉन की कमी बनेगी, उतना ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन से अपनी साइड, और जितना ज्यादा ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अपनी साइड इलेक्ट्रॉन लेगा, उतनी ही ज्यादा पार्शियल चार्ज के कैरेक्टर डेवलप होंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। जितना ज्यादा डेवलप होएगा उतना बॉन्ड वीक होएगा, जितना बॉन्ड वीक होएगा उतनी जल्दी वो टूटेगा, H+ बाहर निकलेगा और एसिडिटी हमारी बढ़ेगी। फिर से एक बार हम इस चीज को करते हैं। देखो ऑक्सीजन को जितने कम इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे मिल रहे हैं नीचे से रिंग से,
तो ऑक्सीजन को क्या जरूरत पड़ी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की, वो क्यों लेगा, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी सारी इच्छा तो किसने पूरी कर दी, इसने क्या बोलते हैं, इस रिंग ने कर दी। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कि ये बाकी उल्टा रिंग ही से इलेक्ट्रॉन लेने लगे ऑक्सीजन से, तो अगर रिंग ही इलेक्ट्रॉन लेने लगेगी ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के पास अब कुछ है नहीं, तो जब नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है और इसको वो कमी करनी है पूरी, तो कैसे करेगा, इसके पास एक ही ऑप्शन है और ये इसको ही चूज करेगा, कौन है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जब अपनी तरफ करेगा तो चार्ज के सेपरेशन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, जितनी जल्दी होंगे उतना जल्दी H+ बाहर निकलेगा, उतनी मतलब एसिडिटी बढ़ेगी किसकी, फिनोल की। अब ये काम कब होगा कि जब रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेगी ऑक्सीजन से, ये तब होगा जब हम इस रिंग पे लगाएंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि मैं लगा दूं NO, जैसे कि मैं लगा दूं CN। ठीक है, अगर इस तरह के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कि ऐसे ग्रुप्स लगा दे कि जो क्या करे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले बेंजीन रिंग से, जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेंगे, तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बचेगी ऑक्सीजन को देने के लिए, बाकी ऑक्सीजन से ही लेना शुरू कर देंगे, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाएगी, जिसके कारण ऑक्सीजन अब किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब पार्शियल जो चार्ज के कैरेक्टर है वो डेवलप हुए, बस H+ निकला, तो ये क्या बन गया, एसिडिक। लेकिन अगर इसके बजाय में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, मतलब जैसे कि NH2, अगर आप कोई ऐसा ग्रुप लगा दोगे जो इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो अगर वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन से लेने शुरू कर देगा। अगर ये कार्बन से लेने शुरू कर देगा, या मैं बोलूं रिंग से लेने शुरू कर देगा, तो अब वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लेगा तो बहुत कम लेगा। पहली बात तो अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से पूर्ति हो रही है, तो फिर वो हाइड्रोजन से क्यों लेगा, जब नहीं लेगा तो पार्शियल चार्ज के जो कैरेक्टर है वो डेवलप नहीं होंगे, बॉन्ड वीक नहीं बनेगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं, H+ बाहर नहीं निकलेगा, मतलब ये एसिडिक नहीं होगा। तो हमने क्या समझा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड लेता है, किससे, रिंग से। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेता है, उससे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ती है कम। अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ती है कम, तो अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन से। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर बनते हैं पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज बनते हैं, बॉन्ड वीक बनता है, और H+ क्या निकल जाता है हमारा बाहर। बाहर निकला मतलब क्या हुआ, वो एसिडिक। ये कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करता है, एसिडिटी को घटाता है, तो एसिडिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज। तो हम याद रखेंगे, अगर फिनोल के ऊपर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, क्या इस बात को लिख लेते हैं हम एक बार तरीके से, कि अगर फिनोल के ऊपर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, तो आप क्या करते हो, उसके एसिडिक नेचर को बढ़ाते हो। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि अगर हम फिनोल के ऊपर ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करते हैं, तो वहां से क्या होता है, एसिडिटी को वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं, मीन्स डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा किसके बारे में, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। एसिडिटी ऑफ फिनोल को हमने कंपेयर भी किया किसके साथ में, एल्कोहल के साथ में। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट केस ही था कि हमने OH के बॉन्ड को ब्रेक कराया था, उसमें हमने देखा है फर्स्ट केस क्या, एसिडिटी ऑफ फिनोल। इसके बाद जो हमें करना है वो करना है रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, और एस्टर की फॉर्मेशन। क्या करना है, रिएक्शन विद मेटल और एस्टर की फॉर्मेशन। तो कर लेते हैं अब रिएक्शन विद मेटल। क्या करना है, रिएक्शन विद मेटल। ये तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल। तो सेकंड जो हमारी रिएक्शन थी वो थी रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल हम करते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल में भी क्या होएगा कि इसमें हमारे पास हमने लिया है फिनोल। क्या लिया है, फिनोल। ठीक है, तो फिनोल की रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम के साथ। किसके साथ में, सोडियम के साथ में। तो वहां से क्या बन जाता है, सिंपल फिनोक्साइड आयन और H2 बाहर। तो क्या बन जाते हैं, फिनोक्साइड आयन प्लस H2 क्या हो जाती है हमारी, आउट हो जाती है। तो ये क्या है, रिएक्शन विद मेटल। कैसे हुई, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करा रहे हैं ना, वो रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ से जब H+ निकलेगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और ये है मेटल, मेटल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे आके अटैक कर लेंगे। तो क्या बना लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में निकल जाएगी H2 बाहर। सेम रिएक्शन जो हमने अल्कोहल के केस में की थी, कुछ नहीं बदला, बस हमने फिनोल रखा है किसकी बजाय CH3OH की। तो ये थी रिएक्शन विद मेटल। अब अगर इसके बाद में आपको यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कराऊं, वो भी सेम रिएक्शन है जो हमने अल्कोहल के केस में पढ़ी थी, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब आप अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो एसिड क्लोराइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ, अल्कोहल के साथ, तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक केस ले लेते हैं, क्योंकि बाकी तो हमने डिस्कस कर लिए थे और सेम वही है, कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो एक केस को डिस्कस कर लेंगे, बाकी आपके सारे के सारे ऐसे ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में। सॉरी, फिनोल की रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिल एसिड के साथ में, है ना, क्योंकि क्या है OH ग्रुप तो ये है ही, OH ग्रुप तो ये है ही ना। तो अल्कोहल की बजाय हमने क्या लिया है इस बार, फिनोल लिया है। तो फिनोल की रिएक्शन जब हम कराते हैं कार्बोक्सिल एसिड के साथ, और कार्बोक्सिल एसिड के लिए मैं लेती हूँ R-C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमने लिया इतना। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, तो यहाँ से देखो होता है क्या, यहाँ से ये होता है कि हमारा ना वाटर आउट हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर आउट। तो अगर वाटर आउट हो जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, O तो है ही पहले से, तो है ना, ये अटैच हो जाएगा C डबल बॉन्ड OR, हो जाएगा अटैच, और क्या बन जाएगा एस्टर। तो क्या है, क्योंकि एस्टर क्या थे, R-C डबल बॉन्ड OR, ये तो थे एस्टर। तो R-C डबल बॉन्ड O, और ये भी क्या है R, बस ये R क्या है यहाँ पे एराइल ग्रुप, ये R क्या है हमारा एराइल ग्रुप। इसको अगर मैं R को स्पेसिफिक करके आपको दिखाऊं कोई ग्रुप लेके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिनोल है, और R में ले लेती हूँ इथाइल C2H5। इसको ना साइड लिखते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में, ऐसे लिख सकते हैं ना C2H5। ठीक है, तो यहाँ से करना क्या है, बस वाटर को बाहर निकालना है, किसको, वाटर को। ठीक है, और ये रिएक्शन आपकी किसकी प्रेजेंस में होती है, एसिड की प्रेजेंस में। तो हमने ले लिया है H+ और यहाँ से वाटर हो गया है आउट। ठीक है, तो क्या बन गया O, और क्या लगा दोगे C डबल बॉन्ड O C2H5। तो बेंजीन के ऊपर आप लगा दोगे O तो है ही C डबल बॉन्ड O C2H5, और ये क्या बन जाता है हमारा एक एस्टर। ये क्या है R-C डबल बॉन्ड O और ये पूरा R। ठीक है, ये वाला बेसिकली ये R है, क्योंकि ये क्या है हमारा अराइल ग्रुप, क्या है एक अराइल ग्रुप है। ठीक है, R एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी। तो यहाँ पे R जो है वो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे R क्या है अराइल ग्रुप। तो ये क्या बन जाता है एस्टर। तो ये हमने पढ़ी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फिनोल को जब हमने ट्रीट कराया कार्बोक्सिल एसिड के साथ, ऐसे ही आप एसिड क्लोराइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ करके देख लेना। अगर कोई दिक्कत आएगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं आपको वो भी करा दूंगी। बाकी क्योंकि हमने अल्कोहल के साथ वो चीजें पढ़ ली है, तो फिर बार बार उसी का क्या रिपीटेशन करना है ना। तो सेम जैसे रिएक्शन हुई है ऐसे मैंने आपको अल्कोहल में ये भी कराई थी, ऐसे ही बाकी दोनों एसिड वो एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड वाली भी है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो हमारा था केमिकल रिएक्शन का वो होता है खत्म। अब 2 पार्ट बचते हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। फिनोल्स को खत्म करने के बाद फिर हम आएंगे ऐसे ही ईथर्स पे। ईथर्स की भी हम पूरा डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना, और सारे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।